कभी सोचा है कि हमारी संसद यानी पार्लियामेंट आखिर चलती कैसे है? इसके पीछे ना एक पूरी रूल बुक है जो सीधे हमारे संविधान से आती है। यही नियम तय करते हैं कि सांसद कौन बनेगा, उनके अधिकार क्या होंगे और सबसे जरूरी वो कानून कैसे बनाएंगे। तो चलिए आज इसी रूल बुक के पन्ने पलटते हैं और इन नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई एक सांसद बनने के नियम क्या हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात वो कौन सी चीजें हैं जिनके वजह से एक सांसद को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं नियमों से हमारे चुने हुए नेताओं की जवाबदेही तय होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी नियम से, एक सांसद की मेंबरशिप। हमारे संविधान का आर्टिकल 101 इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कब एक सांसद की सीट खाली यानी वेकेंट मानी जाएगी। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब एक एमपी की सीट खाली हो जाती है? देखिए, नियम बड़ा सीधा है। कोई भी एक साथ दो नावों पर सवार नहीं हो सकता। मतलब एक ही व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं रह सकता। यही बात संसद और किसी राज्य की विधानसभा पर भी लागू होती है। और हां, अगर कोई सांसद बिना इजाजत के 60 दिनों तक सदन से गायब रहे तो उसकी सीट जा सकती है। और जाहिर है, खुद इस्तीफा देने पर या किसी वजह से डिस्क्वालीफाई होने पर तो सीट खाली हो ही जाती है। अच्छा, अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन पर, यानी वो क्या वजह हैं जिनसे किसी की सांसदी छिन सकती है। संविधान का आर्टिकल 102 कहता है कि अगर कोई सांसद सरकार के अधीन कोई ऐसा पद लेता है जिससे उसे आर्थिक फायदा हो, जिसे लाभ का पद कहते हैं, तो वो अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अदालत किसी को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दे, कोई दिवालिया हो जाए या फिर वो भारत का नागरिक ही ना रहे, तो भी सदस्यता रद्द हो जाती। तो सवाल ये है कि आखिरी फैसला कौन लेता है? ये पावर दी गई है राष्ट्रपति को। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकते। उन्हें इलेक्शन कमीशन की सलाह माननी ही पड़ती है। ये बाइंडिंग है। मतलब असली जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन करता है और उसकी सलाह को टाला नहीं जा सकता। और जरा सोचिए, अगर कोई डिस्क्वालीफाई हुआ सांसद फिर भी संसद में आकर बैठ जाए और वोटिंग में भी हिस्सा ले ले, तो क्या होगा? संविधान में इसका भी इंतजाम है। आर्टिकल 104 के मुताबिक ऐसे हर दिन के लिए उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अब रकम भले ही छोटी लगे, पर यह नियम ये पक्का करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सदस्यता के नियम तो समझ लिए, लेकिन सांसदों को कुछ खास अधिकार भी मिलते हैं जिन्हें विशेष अधिकार या प्रिविलेज कहते हैं। अब ये क्यों जरूरी है? ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के देश के लिए खुलकर काम कर सकें। तो ये विशेषाधिकार हैं क्या? सबसे बड़ा और जरूरी अधिकार है बोलने की आजादी। संसद के अंदर एक सांसद कुछ भी कह सकता है या किसी भी तरह से वोट कर सकता है, और इसके लिए उस पर देश की किसी भी अदालत में कोई केस नहीं हो सकता। ये इसलिए है ताकि बहस बिना किसी खौफ के हो सके और संसद की गरिमा और आजादी बनी रहे। चलिए अब आते हैं संसद के सबसे जरूरी काम पर, कानून बनाना। एक छोटा सा आइडिया कैसे पूरे देश पर असर डालने वाला कानून बन जाता है। इसकी प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। आइए समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के बिल होते हैं, एक साधारण बिल और दूसरा मनी बिल। साधारण बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन जब बात पैसे की आती है, यानी मनी बिल, तो सारी ताकत लोकसभा के पास आ जाती है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा उस पर सिर्फ सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे मानना या न मानना पूरी तरह से लोकसभा पर निर्भर करता है। मतलब साफ है, देश के खजाने की चाबी लोकसभा के हाथ में है। तो एक साधारण बिल का कानून बनने का सफर कैसा होता है? ये किसी एक सदन में पेश होता है। अगर वहां से पास हो गया तो फिर दूसरे सदन में जाता है। अगर वहां से भी हरी झंडी मिल गई तब ये जाता है राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर दस्तखत करते हैं, वो बिल देश का कानून यानी एक एक्ट बन जाता है। पर सोचिए, अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में बात ना बने, तो एक सदन हां कहे और दूसरा ना, तो क्या वो बिल हमेशा के लिए अटक जाता है? नहीं, हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका भी एक रास्ता निकाला है। इस रास्ते को कहते हैं जॉइंट सेशन यानी संयुक्त सत्र। ये एक तरह का टाई ब्रेकर है। जब कोई बिल पर डेडलॉक हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बैठने के लिए बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं और फिर दोनों सदनों के सदस्य मिलकर वोट करते हैं ताकि कोई फैसला हो सके। अब बात करते हैं संसद की सबसे बड़ी ताकतों में से एक की, और वो है पैसे पे कंट्रोल।
सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसका पूरा हिसाब किताब और मंजूरी संसद ही देती है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है देश के बजट से, जिसे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। हर साल सरकार संसद को बताती है कि आने वाले साल में वो कहां से कितना पैसा कमाएगी और किस काम पर कितना खर्च करेगी। यही है आर्टिकल 112 का सार। बजट पेश होने के बाद उस पर जोरदार बहस होती है, लेकिन यहां भी एक पेंच है। किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा, यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, इस पर वोट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। एक बार फिर यह साबित होता है कि पैसे के मामले में लोकसभा ही बॉस है। और यह है सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस। आर्टिकल 114 बिल्कुल साफ कहता है कि देश की तिजोरी यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी रुपया निकालने से पहले संसद की इजाजत लेनी ही होगी। सरकार अपनी मर्जी से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती, उसे हर खर्च के लिए संसद से मंजूरी चाहिए। तो हमने सदस्यता, कानून और बजट के नियम देख लिए। आखिर में एक छोटी सी नज़र इस पर भी डालते हैं कि संसद अपने रोजमर्रा के कामकाज के नियम कैसे तय करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संसद अपने खेल के नियम खुद बनाती है। आर्टिकल 18 उसे ये ताकत देता है कि वो अपने कामकाज का तरीका खुद तय करे। यही बात पैसों से जुड़े मामलों पर भी लागू होती है। और जहां तक भाषा की बात है तो ऑफिशियल काम हिंदी और अंग्रेजी में होता है। लेकिन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, अगर स्पीकर इजाजत दें तो कोई भी सांसद अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात रख सकता है। तो ये थे संसद को चलाने वाले कुछ बुनियादी संवैधानिक नियम। ये नियम एक ढांचा तो देते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एक लोकतंत्र को असल में जिंदा क्या रखता है? सिर्फ कागज पर लिखे नियम या फिर उन नियमों को सही भावना से मानने वाले लोग? सोचेगा जरूर।